जय हिंद फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS माइंड पे। इस चैनल के माध्यम से हम UPSC स्टेट PCS और हर तरीके के वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। आज हम जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और जिस सीरीज़ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं वो है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें कि हम कुछ वीडियो डाल चुके हैं। ये जो नेक्स्ट वीडियो हम डालने वाले हैं इसमें हमारा आएगा जो टॉपिक वो है बुद्धिज़्म का, कि हम देखेंगे कि बुद्धिज़्म टॉपिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट हमारे पास है कि गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन द लुम्बिनी नियर द कपिलावस्तु इन 563 BC। 563 BC में ये पैदा हुए थे। इसके बाद इनके फादर का नाम क्या था? सुद्धोधन था। इनके फादर का नाम सुद्धोधन था। वॉज द चीफ ऑफ साक्य क्लेन। साक्य क्लेन से इनके फादर बिलोंग करते थे। इनकी मदर का नाम माया देवी था या महामाया था, जो कि कोलिनिया क्लेन की, जो कि कोलियान क्लेन से बिलोंग करती थी। चाइल्डहुड में गौतम बुद्ध का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। एंड a few day after his birth his mother was died। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का मृत्यु हो गया था। he was raised by his आंटी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ था। एंड मैरिज उनकी हुई थी 16 एज में। जिस गर्ल से उनकी मैरिज हुई थी उसका नाम था यशोधरा, जो कि साक्य क्लेन की डॉटर थी। तो अभी तक हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे हैं उसमें ये देखा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कपिलावस्तु में 563 BC में हुआ था। उनके फादर का नाम सुद्धोधन था, जो कि साक्य क्लेन से बिलोंग करते थे। मदर का नाम महादेवी था, जो कि कोलिया क्लेन से बिलोंग करती थी। बुद्ध के चाइल्डहुड का नाम सिद्धार्थ था और उनके जन्म के समय उनकी माता का डेथ हो गया था। वो उनका पालन पोषण उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा हुआ था। उनकी शादी 16 वर्ष की एज में हुई थी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि साक्य क्लेन से बिलोंग करती थी। कहाँ से बिलोंग करती थी? साक्य क्लेन से बिलोंग करती थी। चलिए आगे जो पॉइंट है उसको देखते हैं। इन द लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट अदर नेम ऑफ द यशोधरा। अदर नेम ऑफ यशोधरा जो उनकी पत्नी है, उनका अदर नाम गोपा था, बिम्बा था, भदकंचना था। ये सब उनकी पत्नी का ही नाम है। तो कभी अगर एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। गोपा, बिम्बा, भदकंचना ये सब उनकी पत्नी का नाम था। देयर सन्स नेम इज़ राहुल। जो गौतम बुद्ध थे उनके बेटे का नाम क्या था? राहुल नाम था, है ना। 4 scenes had a great impact on the Buddha's life। देयर 4 जो सीन्स थे वो उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा बुद्ध के लाइफ पे। पहला जो था, एक ओल्ड मैन था, एक बीमार आदमी था। ओल्ड मैन, अ सिक पर्सन, डिसेडेड एंड द ब्लेस्ड संत, है ना। तो ये 4 ऐसे लोग थे जिनको देख के ही बेसिकली बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनके दिमाग में ये बात आई थी कि नहीं भाई, ऐसा जीवन तो हमें नहीं जीना है। सिद्धार्थ डिसाइडेड टू abandon his wife and children and left the home while they were sleeping. At the time of the renunciation, Siddharth was in the time of the renunciation, Siddharth was 29 year old। 29 year old में उन्होंने घर छोड़ दिया था। Abandoning the home of the Buddhist text has been, मतलब घर छोड़ने का जो गौतम बुद्ध का जो एक्ट था, जो वो बांट करते हैं अपने घर को, उसको महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया है। घर छोड़ने को जब गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था तो वो जो एक्ट था, वो जो उनकी डूइंग थी, उसके लिए जो बौद्ध टेक्स्ट में नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है उनको महाभिनिष्क्रमण का। एंड ही मेट आचार्य ऑफ सांख्या फिलोसफी अलार कलाम एंड नियर वैशाली के आसपास। वो सांख्य फिलोसफी जो है उसके जो फिलोसोफर थे, जो आचार्य थे, अलार कलाम, उनसे मिले थे। सिद्धार्थ रीच्ड राजगिरी एंड मेट अनदर धर्माचार्य। मतलब वो अब भाई इसी के खोज में निकले थे, तो वो हर तरीके के धर्माचार्यों से मिल रहे थे, जो कि उनका मतलब जिनसे वो कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके, जिनका नाम था रुद्रक रमपत। गौतम बुद्ध थे गॉट इनलाइटेड इन द मिड ऑफ द वैशाख पूर्णिमा। उनको इनलाइटमेंट मिली थी वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को। 6 years ऑफ कंटिन्यूअस मेडिटेशन आफ्टर द बोधि ट्री इन बोध गया एट द एज ऑफ 35 की एज में उनको मिल गया था इनलाइटमेंट। उसके बाद ही वॉज कॉल्ड बुद्धा। उसके बाद इनलाइटमेंट मिलने के बाद ही वो बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। बुद्धा इज तथागत। बुद्धा इज तथागत, विच मीन्स
whose truth is the knowledge, whose truth is the knowledge. He called साक्य मुनि ड्यू टू हिज बर्थ इन द साक्य क्लैन. साक्य क्लैन में बर्थ होने के कारण उनको साक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था और उनको तथागत के नाम से भी जाना जाता था, बुद्ध के नाम से जाना जाता था. सिद्धार्थ उनका नाम था ही, सिद्धार्थ और था ही. चलिए, आफ्टर इनलाइटमेंट गौतम बुद्धा स्टार्टेड प्रीचिंग. आफ्टर इनलाइटमेंट, अब उनको भाई पहले वो ज्ञान की खोज में पहले वो 4 सीन देखे कि भाई एक ओल्ड मैन है, एक बीमार आदमी है, एक ऐसे एक कौन सा आदमी है, एक आपका क्या बोलते हैं उसको, एक डिसेट्स आदमी है, एक ब्लेस सेंट है. फिर उसके बाद इन्होंने निकला भाई, उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए लालसा बढ़ी, फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया. उसके बाद ज्ञान प्राप्त हो गया. अब वो साक्य मुनि बन गए, तथागत बन गए. अब वो क्या किए, अब वो अपनी प्रीचिंग देने लगे, अपने आप को मतलब प्रीच करने लगे अपने ज्ञान को. उसके बाद उन्होंने बोध गया में ही फर्स्ट रीच ऋषिपत्तनम जो अभी का सारनाथ है वाराणसी में. देयर हैव बीन फर्स्ट सेरेमन ऑफ द 5 ब्राह्मण्स सन्यासीज. दिस फर्स्ट सेरेमन वाज कॉल्ड धर्मचक्र प्रवर्तना. धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाने लगा. जब वो प्रीचिंग देने लगे ना, तो सबसे पहले वो सारनाथ वाराणसी गए और वहाँ पे 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने अपनी पहली प्रीचिंग दी थी, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाने लगा. धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाने लगा. चलिए, तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या पॉइंट दिए गए हैं. कुछ सिंबल दिए गए हैं जो कि गौतम बुद्ध के इवेंट से रिलेटेड है. जैसे उनका बर्थ, जो उनका बर्थ होता है वो लोटस और बुल से सिंबलाइज किया जाता है. फिर महाभिनिष्क्रमण जो होता है, जब वो घर से निकले थे उसको हॉर्स से सिंबल किया जाता है. इनलाइटमेंट, जब उनको निर्वाण मिला था तो वो बोधि ट्री या पीपल के पेड़ से किया जाता है. फर्स्ट सेरेमन जो कि वो मतलब पहली बार जो अपना ध्यान ज्ञान लोगों में बांटते हैं उसको व्हील से दर्शाया जाता है. और उनका जो डेथ है, परिनिर्वाण जो है वो उनका स्तूप से दिखाया गया है. और निर्वाण जो है, परिनिर्वाण का मतलब डेथ हो गया, निर्वाण का मतलब इनलाइटमेंट मिल गया है ना. तो वो चीज़ भी ध्यान दीजिएगा कि निर्वाण है तो दोनों में डेथ ही ना आ जाए. चलिए, आगे का पॉइंट देखते हैं. ही स्पेंड 2nd, 3rd and 4th year of the reign at the Rajgiri. Bimbasar, the ruler of Magadha, built Mahavihar called वेलवन ऑफ हिज रेसिडेंस, है ना. तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपने लाइफ के कुछ साल बिम्बसार के राज्य में भी बिताए थे, जो कि फिर बिम्बसार ने एक महाविहार करने. अच्छा, विहार और स्तूप में क्या अंतर है इसको भी आगे देखेंगे. अगर इसमें होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो आगे मैं अलग से बताऊंगी, है ना. तो महाविहार जिसका नाम दिया गया वेलावन. तो वेलावन क्या है, ये एक महाविहार है, तो वो भी याद रखिएगा. किसने बनवाया है, बिंदुसार ने बनवाया है. Traveling for Rajgriha, Buddha reached Vaishali, capital of Lichvi, where he spent 5 years of the reigns. Lichvis built a famous Kutagrasala in Mahavan फॉर हिज रेसिडेंस. तो जब वो वैशाली में, जो गौतम बुद्ध थे, जब वो वैशाली पहुँचे जो कि लिच्छवियों की कैपिटल थी, तो लिच्छवियों ने क्या बनवाया था, लिच्छवियों ने गौतम बुद्ध के रहने के लिए कुटाग्रशाला बनवाया था. कुटाग्रशाला बनवाया जिसमें गौतम बुद्ध के रहने की व्यवस्था की गई थी. वैशाली रॉयल कॉटेजन आम्रपाली बिकम हिज डिसिपल एंड प्रोवाइडेड हिज अमरवाटिका provided his Amarvatika for the residence of the Buddhist monk. In the 8th year of the enlightenment, Gautam Buddha permitted women in the 8th year of the enlightenment, Gautam Buddha permitted women to enter the bhikshuni into Buddhist sangha at Vaishali on the advice of his beloved disciple आनंद के रिक्वेस्ट पे, जो उनका बहुत प्रिय शिष्य था, उसके रिक्वेस्ट पे गौतम बुद्ध ने ये बोला कि चलो भाई अभी वैशाली से हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी बौद्ध भिक्षुणियाँ, जो औरतें हैं जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहती हैं, वो बौद्ध धर्म में आ सकती हैं. आगे देखते हैं. बुद्धा की जो आंटी थी महाप्रजापति
who raised him as the mother was the first woman who raised as the first woman to enter the Buddhist संघ। जो प्रजापति थी ना, जो उनकी मौसी थी, जिन उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, प्रजापति गौतमी, वो ऐसी पहली महिला थी जो बुद्ध संघ में आई थी। उसके बाद देवदत्त उनका कजिन था बुद्ध का, जो कि फर्स्टली बिकम फॉलोवर एंड देन बिकम इनेमी ऑफ द बुद्धा। पहले वो बुद्ध का फॉलोवर बना, फिर वो बुद्ध का एनिमी बन गया, ऐसा बात कही गई है। जो देवदत्त था वो कजिन था। ही वांटेड टू रिमूव बुद्धा फ्रॉम द बुद्धिस्ट संघा एंड बिकम द हेड ऑफ द संघा हिमसेल्फ, बट ही डिड नॉट सक्सीड इन इट। लैब है, उनको नॉलेज था ही नहीं, वो क्या बन जाते इसमें। द मोस्ट प्रोपोगेटेड स्किल ऑफ बुद्धिज्म और कोसला स्टेट। जो मोस्ट प्रोपोगेट किया गया बुद्धिज्म को, वो कहाँ किया गया? कोसला स्टेट में किया गया। तो चलिए, यहाँ तक हमने इतने पॉइंट को पढ़ लिया। अभी हम आगे देखते हैं कि आगे बौद्ध धर्म के बारे में और क्या बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोसला किंग प्रसेनजीत ऑल्सो अडॉप्टेड बुद्धिस्ट रिलीजन अलोंग विथ हिज फैमिली एंड ही बिल्ट पूरारामा विहार फॉर बुद्धिस्ट संघ। तो वो याद रखिएगा कि कौशल किंग प्रसेनजीत था, उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को अपनाया था, अडॉप्ट किया था, और पूरारामा विहार का निर्माण करवाया था बुद्धिस्ट संघों के लिए। फिर बुद्धा स्पेंड हिज लास्ट रेनी सीजन इन द वैशाली। देखो, रेनी सीजन में ही वो कहीं रुकते थे, बाकी जब रेनी सीजन नहीं रहता था तो वो लोग तो चलते रहते थे। वाइल प्रीचिंग बुद्धिज्म he reached Pava where he stay in the Amarvatika inn of Chund, a blacksmith. He gave Buddha सुकरमादा फूड टू ईट। सुकरमादा एक फूड का नाम था, जो कई लोग कहते हैं कि इसमें मीट वगैरह भी कुछ चीज़ें थी, बट हमें बस नाम ही याद रखना है। कॉज हिम ब्लीडिंग then he want Kushinagar and here he gave his last ceremony to the Subhad. He died in Kushinara, the capital of Republic Mal in 1483 BC at the age of 80. Buddhist text event is called दिस इवेंट इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण। चलिए, तो एक बार रिवाइज भी करते हैं कि बुद्धा ने अपना लास्ट रेनी सीजन कहाँ स्पेंड किया था? वैशाली में स्पेंड किया था, जहाँ से वो फिर पावा पहुँचते हैं। पावा में वो रुकते हैं, कहाँ पे रुकते हैं? अमृत वाटिका में रुकते हैं, जो कि चुंड का था, जो कि एक ब्लैक स्मिथ था। उन्होंने बुद्ध को क्या खाने के लिए दिया था? सुकर मादा दिया था। कहीं सुकर मांस भी नाम मिलता है, कहीं सुकर मादा दिया था। एक फूड खाने को मिला था जिससे बुद्ध को ब्लीडिंग होने लगी थी, और फिर उसके बाद वो कुशीनगर में पहुंचते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपना लास्ट जो प्रीचिंग थी, लास्ट जो सेरेमन था, वो सुभाद को दिया था। और उसके बाद कुशीनारा में इनकी 80 साल की एज में डेथ हो जाती है, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उनकी गौतम बुद्ध के डेथ को महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या बात लिखी गई है गौतम बुद्ध के बारे में। तो बुद्धाज फर्स्ट सेरेमनी इन द टर्म ऑफ धर्म इन द टर्म्ड एज धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्धा का जो पहला सेरेमन था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो सेरेमन वॉज रिलेटेड टू सफरिंग, द कॉज ऑफ सफरिंग एंड इट्स सॉल्यूशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ 8-fold path from the theme of the Dharma Chakra Pravartana Sutta, which means ceremony is the turning on the wheel of the law. He gave noble 8-fold path and 4 noble truth, है ना। तो बुद्धा का जो पहला सेरेमन था वो धर्म चक्र प्रवर्तना था, जिसमें कि उन्होंने बताया था, जो कि रिलेटेड था कि भाई सफरिंग है, कॉज ऑफ सफरिंग है और इसका सल्यूशन भी है। उसके लिए उन्होंने 8-fold पाथ बताया था, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तना में, मतलब 8-fold पाथ के एक धर्म चक्र प्रवर्तन की तरह से, जैसे कि कोई व्हील चलती है, कोई व्हील ऑफ लॉ चलती है, उस तरीके से बताया था। 8-fold पाथ बताया था और 4 नोबल ट्रूथ दिया था। तो चलिए हम लोग 4 नोबल ट्रूथ को जानते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये चीज़ें आती हैं कि बुद्धा के द्वारा दिए गए 4 नोबल ट्रूथ में, बुद्धा के द्वारा दिए गए 4 नोबल ट्रूथ में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो थी या नहीं थी, जो थी या नहीं थी। तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। तो पहला जो है उसमें तो देयर इज़ अ सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग, सेसेशन ऑफ सफरिंग एंड पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। कि मतलब दुख है, दुख के कारण है, लेकिन उसका निवारण भी है और उसके
पाथ भी हैं। मेन रीजन ऑफ द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म इट वाज सिंप्लिसिटी, है ना। पहला जो रीजन, जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन था कि बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ, उसका पहला रीजन था, उसका जो मेन रीजन था वो उसकी सिंप्लिसिटी थी। 8 फोल्ड पाथ नोन एज द आर्य सत्य। 8 फोल्ड पाथ, जो 8 फोल्ड पाथ हैं उसको आर्य सत्य कहा जाता था। जो 8 फोल्ड पाथ है उसको क्या कहा जाता था? आर्य सत्य कहा जाता था। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस वर सिंपल एंड द अंडरस्टैंडेबल बाय द कॉमन पीपल, है ना। कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस का एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि कॉमन लोग भी समझते थे। बुद्धा स्प्रेड हिज मैसेज इन द सिंपल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। बुद्ध जो थे अपने मैसेज को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देते थे और कॉमन लोगों को समझ में आती थी। बुद्धिज्म डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट डिस्टिंक्शन। जो गौतम बुद्ध थे वो बिलीव नहीं करते थे कास्ट डिस्टिंक्शन में, नॉट ब्राह्मण्स में, पर्टिकुलरली दलित वर अट्रैक्टेड बाय द सिंपलिसिटी ऑफ बुद्धिज्म, है ना। दे ऑल्सो फॉलोड द मिशनरी कॉन्सेप्ट। ये सब चीज़ें भी बौद्ध धर्म में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार एग्जामिनेशन में आया है, उसमें है बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। प्रेसिडेंट कौन था? महाकश्यप था और जो रूलर था वो अजातशत्रु था। दूसरी 383 में हुई थी। पहला 483 में, उसके बाद 100 साल बाद 383 में हुई थी, जिसका में वैशाली में हुई थी। सबाकमी उनका प्रेसिडेंट था और कालाशोक उनका किंग था उस टाइम। और थर्ड जो हुई थी 243 में, 247 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र इसका प्रेसिडेंट था और किंग अशोक, द ग्रेट अशोक जो थे वो रूलर थे। फोर्थ हुई थी फर्स्ट में सेंचुरी में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और वसुमित्र इसके प्रेसिडेंट थे और अमोघ वर्ष इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। और ये कनिष्क उस टाइम पे रूलर था। कौन रूलर था? कनिष्क उस टाइम पे रूलर था अपने जो हमारी 4th काउंसिल हुई थी उसका। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट सेंचुरी दोज हु बिलीव्ड इन ट्रेडिशनल फेथ वर कॉल्ड स्थवीरा एंड थेरवादी। स्थवीरा एंड थेरवादी। तो कुछ ऐसे लोग थे जो बिलीव करते थे, कुछ ऐसे लोग थे जो बिलीव करते थे। किस चीज़ पे बिलीव करते थे? ट्रेडिशनल फेथ पे। उनको स्थिरवादी या थेरवादी कहा जाता था। वर लेड बाय द महाकच्छयान एक्सेप्ट द केव वर कॉल्ड accepted the change were called accepted the change were called महासंघिका लेड बाई महाकश्यप। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो डोमिनेंस ऑफ द महासंघिका की डोमिनेंस किस चीज़ की होती थी? महासंघिका का उसमें डोमिनेंस होता था। और हमारा जो 4th काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द कनिष्का डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू 2 सेक्ट। जो हमारा 4th काउंसिल था जिसका जो कनिष्क के समय में हुआ था, वो बुद्धिज्म को 2 सेक्ट में डिवाइड कर देता है। पहला महायाना, दूसरा हीनयाना। इन महायाना गौतम बुद्धा वॉज ट्रीटेड एज द गॉड। इट्स फॉलोअर स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्धा थ्रू द ideals. Gautam Buddha was elevated to the position of God during the period of Kushana. Fundamental difference between the Hinayana and Mahayana sect of the Buddhism is regarding treating Buddha as the God. Hinayana believe in the Buddha as a great man, whereas Mahayana started worship Buddha थ्रू आइडियल्स ट्रीटिंग हिम एज द गॉड। तो बेसिकली बात क्या है कि जो कनिष्क के टाइम में जो 4th काउंसिल हुई थी, इसमें बुद्ध धर्म 2 सेक्ट में बढ़ गया, महायान और हीनयान और महायान। तो महायान ना बुद्ध को भगवान की तरह ट्रीट करने लगे कि भाई भगवान ही बुद्ध ही भगवान है। और फंडामेंटल डिफरेंस जो हीनयान और महायान में थी वो यही था कि जो कैसे बुद्ध को ट्रीट किया जाए। जैसे हीनयान जो था उसमें बिलीव किया जाता था कि बुद्ध सिर्फ एक महान व्यक्ति थे, जबकि महायान में ये बताया जाने लगा कि नहीं भाई, बुद्ध जो थे वो भगवान थे, वो सिर्फ व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने अवतार लिया था और वो किसी भगवान का अवतार थे, वो हमारे भगवान हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं है, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। श्रावस्तिवाद लिटरेरी मीन्स डॉक्ट्रिन दैट ऑल एग्जिस्ट।
Sravastivada describes the complex system in which past, present, and future phenomena are all held to have some form of their one existence. Like all Buddhist, Sravastivada doctrine everything imperials to be transit by. They maintain that the factor are इटर्नली एग्जिस्टिंग रिलेटिंग। कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, एक ही बात याद रखिएगा अगर कभी आए तो इसका जो मीन है वो क्या होता है। श्रावस्तीवाद का जो श्रावस्तीवाद या श्रावस्तीवादा का लिटरेरी मीन होता है डॉक्ट्रिन दैट ऑल एग्जिस्ट, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो impermanence is also called अनित्या। इट वन ऑफ द जो देखो ये ना इनका डॉक्ट्रिन जो बुद्धिस्ट धर्म के जो डॉक्ट्रिन है उसके बारे में बात कही जा रही है कि impermanence का मतलब क्या है। अनित्या इज वन ऑफ द essential doctrine that part of three mark of existence in Buddhism. This doctrine was presented by the Buddha himself. The doctrine asserted that all the conditioned existence without exception, है ना। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो आगे हम बताते हैं कि नागार्जुन's primary contribution to the Buddhist philosophy. Nagarjun primary contribution to the Buddhist philosophy was used to concept of the sunyata or the doctrine of void. Famous literary work माध्यमिक करिका provides one of the Nagarjun most famous question on एम्प्टीनेस और द को राइजिंग। तो जो यहाँ पे ये क्या बात बताई गई है कि नागार्जुन का जो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन था बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कि वो उन्होंने यूज़ किया था शून्यतावाद का डॉक्ट्रिन ऑफ या कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यतावाद का उन्होंने यूज़ किया था, जिसमें कि उनका जो फेमस लिटरेरी वर्क है माध्यमिका कारिका, जिसमें कि उन्होंने इस चीज़ को प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, नागार्जुन वॉज एन इमिनेंट पर्सनालिटी इन द कोर्ट ऑफ द कनिष्का। नागार्जुन जो थे वो किसके कोर्ट में बिलोंग करते थे? कनिष्का के कोर्ट में बिलोंग करते हैं। हुएन सांग कॉल्ड हिम वन ऑफ द वर्ल्ड 4 ग्रेट गाइडेड पावर। द बुक ऑफ माध्यमिक कारिका हैज़ द डिस्कस द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन सी बुक में डिस्कस की गई है? माध्यमिक कारिका किसने लिखी है? तो ये नागार्जुन ने लिखी है। ऑल्सो नोन एज द इंडियन, उनको और किस नाम से जाना जाता है? इंडियन आइंस्टीन के नाम से भी उनको जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज माइथोलॉजी नागार्जुन traveled to China and preached Buddhism. Maitreya has been called further Buddha in the Buddhist tradition. Padmapani or the lotus barriers is one of the most common epithet of the Avalokiteshwar. The Bodhisattva of infinite composition. आगे चलिए आगे देखते हैं। A Bodhisattva is the living being sattva who aspires the enlightenment bodhi and the carry out of the ऑल ट्यूरिस्टिक प्रैक्टिसेस, ऐसी बात इसमें कही गई है। तो चलिए जो मेन पॉइंट हमें पढ़ने लायक है उसको हम देखते हैं, जो याद करने लायक है। बाकी कहानियाँ इस पॉइंट में ज़्यादा दी गई हैं। तो ये चाइनीज़ माइथोलॉजी मानती है कि नागार्जुन जो थे वो चाइना भी गए थे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और इन्होंने प्रीच किया था बुद्ध की मैत्रिया को। और जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है पदम पानी जो लोटस बियर्स, इसके चित्र भी पाए गए हैं गुफाओं में। मोस्ट कॉमन एपिथेटिक ऑफ द अलोकितेश्वर वाद। उसके बाद बोधिसत्व जो है वो कोई लिविंग बीइंग के बारे में बात कही जाती है बोधिसत्व के लिए। चलिए आगे देखते हैं कि आगे और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताया गया इन ऑर्डर टू प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म द बुद्धिस्ट कंपाइल्ड द न्यू टाइप ऑफ द लिटरेचर, है ना। कि जब बुद्धिज्म के डॉक्ट्रिन को जब हर जगह प्रीच करना पड़ा तो बुद्धिस्ट ने कंपाइल किया न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर को, जिसे त्रिपिटका कहा गया, जो कि डिवाइडेड हुआ 3 कैटेगरी में। पहला हुआ सुक्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, देन थर्ड वन इज द अभिधम्ब पिटक। सुक्त पिटक जो था वो कंटेन करता था सेइंग
एंड टीचिंग ऑफ द बुद्धा। उसके बाद विनय पिटक आता है जो डील करता है रूल टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द मेंबर ऑफ द संघ, एंड द अभिधम्म पिटक प्रेजेंट करता है फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशन ऑफ द धम्मा, है ना। अभिधम्म पिटका कंसिस्ट ऑफ द 7 बुक। अभिधम्म पिटक जो था उसमें 7 बुक को कंसिस्ट करता है, और वो 7 बुक का नाम है यमका, पठना, कथावत्तु, और उसमें पुगल पन्नाती, धतुका कथा, विभंगा, ये सारी चीज़ें उसमें आती थी। द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द बुद्धिस्ट इन विच द स्टोरी ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ द गौतम बुद्धा आर कंपाइल्ड इज कॉल्ड द जातका। एक ऐसी रिलीजियस टेक्स्ट बुक जो कि ऐसी स्टोरी को कंटेन करती थी जो बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में बताता था, उसे जातक कहा जाता है, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। कौन से लैंग्वेज में लिखी गई थी दोस्तों? पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बात कही गई है। इन भूमि स्पर्शा मुद्रा बुद्धा इज सीन सीटेड विथ हिज राइट हैंड as the pendant over the right knee, reaching toward ground with the palm inward while touching the lotus throne. It in the meaning the left hand and the maintaining the left hand can be seen with the palm upright in his lap. Okay, this gesture represent the moment of the Buddha's awakening as the claim of the earth as the witness of his enlightenment just before the realizing enlightenment, है ना। तो ये कौन सी मुद्रा है? ये तुम्हारी भूमि स्पर्श मुद्रा है। भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध जो है वो भूमि को स्पर्श करते हैं अपने एक हाथ की एक उंगली से, और दूसरे हाथ से अच्छे से मतलब अच्छे से कैसे कहते हैं उसको, पालथी मार के बैठे हुए हैं। और उस मुद्रा को, जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, इसमें ये क्लेम करते हैं कि अर्थ जो है वो मेरी एनलाइटमेंट की विटनेस है, जबकि मुझे ये रियलाइज हुआ इसके पहले ये अर्थ ये देख रही थी कि मुझे एनलाइटमेंट मिला है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो रिलेट करती है बुद्धा के एनलाइटमेंट के एविडेंस के रूप में, है ना। और आगे देखते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट डेमोन मारा ट्राइड टू फ्रीटेन विथ हिम एंड दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है बुद्ध के बारे में। तो आगे बुद्ध के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द लर्निंग इन इंडिया, कि बुद्धिस्ट के टाइम पे जो लर्निंग सेंटर इंडिया में थे वो नालंदा था, विक्रमशिला था एंड वल्लभी था। These center are learning were not only popular among the different janpadas from where students come for learning, but also attract students from the abroad, that is China, Japan, Tibet and other country of Southeast Asia. तो ये सारे जो ये सब बुद्धा के टाइम पे थे, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी, है ना। और इसमें जो होता है ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकल स्टूडेंट ही जाते थे, इसमें चाइना, जापान, तिब्बत और बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री के स्टूडेंट पढ़ने जाते थे। सम ऑफ द एजुकेशनल सेंटर लाइक तक्षशिला, नालंदा एंजॉय द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी। नालंदा वॉज द मेन सेंटर ऑफ द फॉर द एजुकेशन फॉर द महायान बुद्धिज्म एंड द वल्लभी फॉर हीनयाना बुद्धिज्म। विक्रमशिला महाविहार was established by the Pal king Dharmapala. He also constructed temple and monasteries here. University of Nalanda come into existence during the Gupta period. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। देखो कुछ जगह ना सिर्फ कहानियाँ भरी हैं जहाँ कि हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं चाहिए होती है वहाँ पे, और कुछ जगह ना एकदम फैक्ट भर दिए हैं। तो हमें देखना है कि भाई हमें कहाँ से ज़्यादा चीज़ें कंटेन करनी है। तो चलिए देखते हैं कि जो तक्षशिला और नालंदा था ना, वो यूनिवर्सिटी का स्टेटस उनके पास था, और नालंदा जो था वो मेन सेंटर था एजुकेशन का। कौन से एजुकेशन का? महायान बुद्धिस्ट का। और जो वल्लभी था वो हीनयान एजुकेशन से रिलेटेड था। और जो विक्रमशिला महाविहार था उसको पाल किंग धर्मपाल ने बनवाया था, और धर्मपाल ने बहुत सारे मंदिर और मोनेस्ट्री को भी बनवाया था। और यूनिवर्सिटी नालंदा गुप्ता पीरियड के टाइम में भी था। और किसके टाइम में था? गुप्ता पीरियड के टाइम में भी था। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे महायान के बारे में कुछ बात की गई है। महायान लिटरली मीन्स ग्रेट व्हीकल्स। महायान का मतलब क्या होता है? ग्रेट व्हीकल। बुद्धा को कंसीडर किया गया था एज अ गॉड एंड बिलीव इन द सोल एंड रीबर्थ। सोल और रीबर्थ में बिलीव किया गया था। एंड इट एम्फेसाइज ऑन
फिलेंथ्रोफी एंड सर्विस, ये इसमें बिलीव करते थे। ऑब्जेक्टिव इनका था वेलफेयर ऑफ द ऑल मेकिंग, वेलफेयर ऑफ द ऑल मेकिंग। देयर प्रिंसिपल आर सिंपल एंड, इनके जो प्रिंसिपल थे वो सिंपल थे एंड एसेसिबल थे। इन दिस द इम्पोर्टेंस इज गिविंग टू द कॉमन डेवोटी अमोंग विथ द मोंक, है ना, कि कॉमन डेटी और मोंक के साथ उनको इम्पोर्टेंस दी गई थी। ये हमारे महायाना जो ट्रेडिशन था उसके बारे में ये बात कही गई है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें क्या लिखा गया है, उसमें लिखा गया है इनिशियली कामरंग इनिशियली कुमार गुप्ता फर्स्ट गेव डोनेशन, इनिशियली कुमार गुप्ता फर्स्ट डोनेशन देते थे नालंदा बुद्धिस्ट विहार एंड आफ्टरवर्ड बुद्ध गुप्ता, उसके बाद तथागत गुप्ता, नवा नालंदा एंड द बालादित्य ऑल्सो डोनेट टू दिस बिहार। इन लोगों ने मतलब बुद्धिस्ट जो विहार थे उनके लिए जो डोनेशन था वो दिए थे। नवनालंदा महाविहार is the modern center of the Buddhist study which established by the Bihar government in the Nalanda in the year of 1951. Udantipuram, also called Udandapuram was the prominent education center of the ancient times, situated in the Magadha, now Bihar, India. It was established by the Pala Emperor गोपाल फर्स्ट के द्वारा। जो दंती दुर्ग में जो एजुकेशन सेंटर था ना, दंती दुर्ग जो एजुकेशन सेंटर था, जो दंती दुर्ग एजुकेशन सेंटर था, उसको जो बिहार और मगध में सिचुएटेड था उसको इस्टेब्लिश करवाया था पाल एम्परर गोपाल फर्स्ट ने। और देखिए, कुमारपाल फर्स्ट जो थे उन्होंने नालंदा बुद्धिस्ट विहार के लिए, और उसके बाद बुद्ध गुप्ता, फिर तथागत गुप्ता, नवा नालंदा तथागत गुप्ता, नवा नालंदा और बालादित्य ऑल्सो डोनेटेड। मतलब ये लोग ऐसे थे जो कि ना बुद्धिस्ट बिहार के लिए डोनेशन देते थे। इनके बारे में ये बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो उसके बारे में जो आगे हमारे पास चीज़ें आती हैं उसमें ये बताया गया है कि चैत्या लिटरली मीन रिलेटेड टू चित्रा समाधीज built the ground after the burial of dead body. They were initially called Chaitra and Stupa. Chaitra means होता है related to चित्रा मतलब छत, है ना, छत्रा कह सकते हैं। in these residues of great men were kept safe, therefore छत्रा become the center of the worship. जो छत्र होता था वो सेंटर का वर्शिप का सेंटर होता था, और जो समाधि होती थी उसमें जो मैन था, ये जो ऐसी बॉडी थी, या जो ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी जिनका डेथ हो जाता था, उनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको उसमें रखा जाता था। द हाउस built near the monastery or the छत्रा गृहा were called vihara. Word stupa has been used for the first time in ऋग्वेदा। स्तूप वर्ड का पहली बार उपयोग हमें कहाँ मिल जाता है? ऋग्वेद में मिल जाता है। ऋग्वेदा टेक्स्ट स्तूपा मीन्स 3 स्टैम्प। ऋग्वेदा रेफर टू द स्तूपा राइज्ड बाय द किंग वरुणा above the forest in the place having the foundation. Anything that is raised on the ground like heap pile might have been known as the stupa. कोई भी ऐसी चीज़ एनीथिंग जो कि थोड़ी ऊंची होती है ग्राउंड से, लाइक हाइप एंड द पिल माइट हैव बीन नोन एज द स्तूपा के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है। हमें जो मैं येलो कलर से अंडरलाइन कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, उस चीज़ को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है और इन चीज़ों की पढ़ने की थोड़ी कम ही ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। द स्तूपा एट बोध गया इज रिलेटेड टू द इनलाइटमेंट। द स्तूपा, बोध गया का जो स्तूपा है वो बुद्ध के इनलाइटमेंट से रिलेटेड है, और जो सांची का स्तूपा है ये नॉट एनी एपिसोड ऑफ द बुद्धिज्म लाइफ। इन दिस स्तूपा द रिमेन्स ऑफ द बुद्धा और हिज चीफ डिसिप्लिन वर केप्ट, सो दे बिकम द मेन सेंटर ऑफ द devotion and worship of the Buddhism. Stupa has 4 type. शारीरिक बॉडी स्तूपा, परिभौगिक स्तूपा,
उद्देशिका ऑब्जेक्टिव स्तूपा एंड द पूजार्थक वर्शिप स्तूपा, है ना, इनके बारे में बात की गई है। आगे देखिए, गौतम बुद्धा ऑल्सो नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्धा इज ऑल्सो नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था। द बुक लाइट ऑफ एशिया ऑन द लाइफ ऑफ द गौतम बुद्धा वॉज रिटेन बाय द एडविन एर्नोड, है ना। जो बुक थी लाइट ऑफ एशिया ऑन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, वो किस नाम से जानी जाती थी? एडविन एर्नोड के नाम से जानी जाती थी। महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड इन द कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। महापरिनिर्वाण का जो मंदिर था वो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन द टेम्पल वॉज ऑब्टेन्ड बाय द एक्सकवेशन इन 1873 AD। द स्टैचू ऑफ द लॉर्ड बुद्धा इज, ये देखो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, बट जितनी चीज़ें हैं उतनी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी ये सब 6 मीटर 6.5 मीटर ये सब तो मेंस में अगर हमारे पास कोई कंटेंट नहीं बचता है और स्पेशली इसी पे चीज़ें आ गई है कि स्तूप के बारे में ही पूछने को आ गया है या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पूछने को आ गया है, तब ये पॉइंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिलहाल तो ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अभी जो इंपॉर्टेंट है हमारा हीनयान, उसको हम देखते हैं। हीनयान लिटरली मीन्स लेज़र व्हीकल। इसमें गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध को ग्रेट मैन की तरह कंसिडर किया जाता था। इसके बाद दिस इंडिविजुअलिस्टिक रिलीजन, अकॉर्डिंग टू दिस एवरी पर्सन शुड गेट सेल्वेशन थ्रू देयर हिज ओन एफर्ट, है ना। इसके अनुसार ये माना जाता था, हीनयान के अनुसार ये माना जाता था कि भाई सबको अपने अपने मेहनत से सेल्वेशन मिलेगा, और महायान में माना था कि दूसरे का सेल्वेशन हम दिलवा देंगे, है ना। इट डज नॉट बिलीव इन द आइडियल्स वर्शिप एंड द डिवोशन। वो आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा वगैरह पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। वर्शिप इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड द यहाँ जो हीनयाना था ना, वहाँ का जो रूल रेगुलेशन था वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट था। एंड द फॉलो ऑफ द मॉन्क लाइफ, एम ऑफ द अटेन अर्थ, है ना, अटेन अर्थ, इट एम इज़ टू अटेन और हार्ट, ऐसी बात की गई थी। मेजर सेक्ट ऑफ द वैभाषिका एंड द वैभाषिका, जो मेजर सेक्ट थे उसमें वैभाषिका थी और क्या था, और था हमारा सौतांत्रिका। इसके बारे में बात कही गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास जो पॉइंट आता है उसमें क्या लिखा गया है। तो और क्या है, इट्स आइडियल क्या होता था, इसका आइडियल बोधिसत्व होता था। और मेजर सेक्ट, इसके सुनने बाद माध्यमिका हो गया और विज्ञानवाद हो गया। ये किसकी बात की गई है दोस्तों? तो ये बात की गई है हीनयान की। किसकी बात की गई है? हीनयान की। किसकी बात की गई है? हीनयान की। तो चलिए देखते हैं इसमें जो बात बुद्धिस्ट टेक्स्ट और उनके ऑथर के बारे में बात की गई है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट और उनके ऑथर, तो मिलिंद पन्हु किसने लिखा है? तो नागसेन ने लिखा है। फिर बुद्ध चरित सौदरानंद और सरीपुत्र को किसने लिखा है? सुघोष ने लिखा है। उसके बाद माध्यमिक कारिका इसको कहा जाता है, ये किसने लिखा है? नागार्जुन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस किए हैं ऊपर, तो इसको आप अगर मतलब मिस किए होंगे तो देख लीजिएगा। उसके बाद विशुद्धि मगा को बुद्ध घोष ने दिया है, और अभिधम्म कोश को विशुबंधु ने दिया है, उसको विशुबंधु ने दिया है। तो चलिए, अभी अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए, इट मीन्स यू ऑल आर वेरी सीरियस अबाउट योर करियर। एंड आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, और जो भी आपकी एडवाइस है वो हमें देते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी मॉडर्न एंसेंट हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर को 1 by 1 करके कवर करते जाएंगे, और इसी तरह हम इसकी पूरी सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। इसके पहले इंडियन पॉलिटी की पूरी सीरीज हमने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कवर किया हुआ है। आपको अगर उसको देखना है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम मॉडर्न इंडिया की एक सीरीज चलाएंगे, और इसी तरह पूरे जीएस के सब्जेक्ट को कवर करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।